प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले काली भेड़ों का जिक्र, हुकूमत अदलिया लड़ाई का खदशा पैदा, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने वजीर आजम को सख्त पैगाम दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़े नहीं, जस्टिस अतर मिनल्लाह के नैब तरमीम केस में अहम रिमार्क्स, जस्टिस बंदू खेल ने भी काली भेड़े कहने पर वजीर आजम से शिकवा कर दिया, अटॉर्नी जनरल ने तरदीद कर दी, बानी पीटीआई का कैद तन्हाई का शिकवा, हुकूमती अपीलों की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मुस्तरद। इसके अलावा बात करेंगे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सख्त एलामिया सामने आ गया। 2 रोजा तवील तरीन फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई एक नई मुश्किल का शिकार, बानी पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पर शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने पर 4 बड़े रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी शुरू, पीटीआई ने अकाउंट से बानी पीटीआई की लाताल्लुकी जाहिर कर दी। और इसके अलावा शामिल करेंगे इस टॉपिक को कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास, शुगर मिल्स मालिकान का चीनी एक्सपोर्ट करने का मुतालबा, क्या चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया गया है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टार्ट में मौजूद हैं कंबर जैदी, सीनियर रिपोर्टर हैं, जिनसे हम जो आज की अहम समाअत उसके हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये नैब तरमीम केसेस के हवाले से समाअत थी जिसमें बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। कंबर, पहले तो वेलकम करेंगे आपको, अस्सलाम वालेकुम। कंबर हमारे साथ मौजूद हैं? आवाज को कंबर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आज ये इंपॉर्टेंट समाअत थी क्लास साहब, और इसको सबसे पहली चीज तो ये इसको नशर नहीं करने दिया गया। अब ये नशर ना करने का 4A का ये डिसीजन था और जजेस के रिमार्क्स जो थे इसमें बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो किस तरह से देख रहे हैं? नशर की जानी चाहिए थी, टेक्निकल है ये केस, पहले फिर क्यों नशर हुआ? अब इसमें 2 चीजें हैं। नहीं, पहले भी तो मेरा ख्याल लाइव ये उन्होंने नहीं दिखाया था लास्ट टाइम, ये केस पहले नशर होता रहा है। केस की नहीं बात कर, खान साहब की बात कर। इस पर्टिकुलर सारा मसला जो है वो खान साहब की वजह से, क्योंकि उस पर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि जनाब कि आप लाइव दिखाएं, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स आप अगर लाइव दिखा रहे हैं तो खान साहब के केस में ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि खान साहब को क्योंकि कन्विक्टेड हैं वो, अब आपने ये अगर यहाँ ट्रेंड शुरू कर दिया, कन्विक्टेड बंदा जो है वो आके ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हो और उसकी भी सारी की सारी लाइव दिखाई जाए। इसमें तो बहुत सारे केसेस है ना, कोई मर्डर केस है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ये मेरा ख्याल है एक थोड़ा सा इशू आ रहा था। बाकी तो अगर हैं कंबर तो वो जी, कंबर साथ मौजूद हैं। कंबर, आपको वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, आज अहम समाअत थी ये सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या अहवाल रहा ये बताइए। देखिए, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी। इस समाअत के हवाले से बानी पीटीआई कह रहे थे कि मेरा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैच है। पहले जब उनसे गुफ्तगू हुई, बानी पीटीआई जो है वो वीडियो लिंक पे अपेयर हुए। आज जो है दरख्वास्त डाली गई थी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, एडवोकेट जनरल की जानिब से, कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। और वही हुआ कि जब केस का आगाज हुआ तो मखदूम अली खान साहब पहले रुस्तम पे आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप कितना टाइम लेंगे, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लूंगा। मेरी कोशिश है कि कंक्लूड कर लूँ अपने दलाइल को। इसके बाद ये हो रहा था तो बीच में एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो आए और उन्होंने अपील की कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए इस मामले की। उस टाइम ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिलेक्टेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि इससे कबल भी इसी तरह एडवोकेट जनरल ने बीच समाअत में जब इंटरप्ट किया था तो चीफ जस्टिस ने उनको बैठने का कह दिया था। चीफ जस्टिस ने इस पर नुक्ता उठाया कि ये जो समाअत है ये तो बड़ी टेक्निकल नोयत की समाअत हो रही है, ये क्या मफादे आमा से रिलेटेड है और इसको लाइव स्ट्रीमिंग क्यों किया जाए। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि मफादे आमा के तमाम केसेस में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो लिहाजा इस केस की भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। और जस्टिस अतर मिनल्लाह इस हक में थे कि इस तमाम जो नैब तरमीम केस है बानी पीटीआई जिसमें अपेयर हुए हैं वीडियो लिंक के जरिए, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। और इसके बाद फिर हमने देखा कि जजेस साहिबान कुछ वक्त के लिए उठकर चले गए, मुशावरत का कह के गए और कहा कि हम इस दरखास्त पर फैसला सुनाते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि अदालत का माहौल भी कुछ इस तरह का था, बहुत सारे लोग मौजूद थे, कि 10-15 मिनट में बेंच आ रहा है वापस और बेंच आके अनाउंस कर देगा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो उन्होंने अलाउ की है या नहीं। लेकिन खिलाफ तवक्का ये तकरीबन मीटिंग
55 मिनट से ज़ायद जारी रही। और इस मीटिंग में जब चीफ जस्टिस वापस आए तो उन्होंने कहा मैं माजरत खां हूँ, लेकिन बड़ी ड्यू डेलिब्रेशन चाहिए थी इस तमाम मामले पर। और फिर उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ 4-1। हम 4 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस शामिल थे, जिसमें जस्टिस अमीरुद्दीन खान शामिल थे, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे, जिसमें अजहर हसन रिजवी साहब शामिल थे। ये 4 वो जजेस थे जो ये राय रखते हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उनकी राय से इख्तलाफ किया और कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो 4-1 से ये फैसला आया, लिहाजा बानी पीटीआई जो है उनको वो मौका नहीं दिया जा सका कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखें, लाइव स्ट्रीमिंग हो यूट्यूब चैनल पे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर वो टेलीविजन पर नजर आए। टेलीविजन पे तो ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि पाबंदी है, उनके नाम पे भी इवन पाबंदी है। तो इस वजह से टेलीविजन दिखाता ना दिखाता, लेकिन यूट्यूब के लाइव चैनल पे आ सकती थी, लेकिन वो भी अदालत इस बात पे मुतमईन नहीं हुई कि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कंबर आपने वाज़ेह कर दिया कि नहीं आनी चाहिए। आप मौजूद थे वहाँ पे, अभी इस पे बहस भी हो रही, तो खैर अब अगर अदालत का फैसला आ गया, इसकी कोई रीजनिंग बताई गई इस फैसले की? जैसे यूजुअली तौर पर कोई शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा जाता है, कोई रीजन दी जाती है, जैसे वर्डिक्ट आती हैं तो उनको लिस्ट किया जाता है, एनी रीजन गिवन? नहीं क्लासर साहब, इसकी रीजनिंग तो नहीं की, अब बताई गई डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसमें रीजनिंग भी आ जाएगी, लेकिन एक चीज दो तीन चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो कॉन्विक्ट जो हो उसको जो ऑलरेडी जेल के अंदर मौजूद हो उसको कैमरा कोड ऑफ कंडक्ट भी बड़ा वाज़ेह है, उसको हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। दूसरा कि जिस पर केसेस ऑलरेडी चल रहे हो, जो कि अंडर ट्रायल हो, उसको भी लाइव करने के हवाले से ममानियत है। और ऐसे इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है आपको पता है कि काफ़ी जो रहनुमा है, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, इनकी तकरीर पर भी पाबंदी लगी थी और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। तो इसमें ऐसे फैसले मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल इससे कबल ऐसा भी मामला है कि नवाज शरीफ साहब भी उनको अदालत से सजा याफ्ता थे, लेकिन वो जब लंदन से पाकिस्तान लैंड किए तो हमने देखा कि उनका पूरा दिखाया गया कि वो किस तरह से पाकिस्तान आए हैं, फिर लाहौर में वो हेलीकॉप्टर के जरिए गए। वो डिफरेंट चीज है कंबर, वो आप डिफरेंट चीज कह रहे हैं, वो बात और है। वो तो खान साहब भी कल को अगर इस तरह आएंगे तो उनका भी लाइव दिखाया जा सकता है। मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट से बात हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से, जैसे आपने अभी कहा कन्विक्टेड कोई भी हो, चलो अभी तो खान साहब के डिफरेंट केसेस है, नेचर डिफरेंट है, तो कल को मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट अभी उनका फैसला आएगा, जैसे आपने का पता चलेगा, तो वहाँ तो बहुत सारे कन्विक्टेड हैं, मर्डरर हैं और बड़े बड़े लोग। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ इस तरह के केसेस में कल को वो भी इसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, फैसला शायद ये वजह हो सकती है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट ना बने कि कोई कॉन्विक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हो रहा है और वो लाइव जा रहा है और पूरी कौम उसको देख रही है। तो दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने रिफ्रेन किया। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्ला अपनी राय पे कायम थे। वो कह रहे थे कि इस केस में बानी पीटीआई चूंकि अपेयर हुए हैं और वो रिस्पोंडेंट हैं, मतलब उनके खिलाफ जो है हुकूमत की जानिब से अपील आई है, वो अगर दलाइल दे रहे हैं तो हमने जहां दीगर तमाम केसेस को अप्रूव्ड किया 184(3) के उनकी लाइव स्ट्रीम हो रही है, तो हम एक पर्सन के लिए पर्सन स्पेसिफिक इसमें क्यों करें। बहरहाल ये मामला फिर आगे चला और मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए। आज खिलाफ तवक्को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मखदूम अली खान एक तो कंक्लूड कर लेंगे और बानी पीटीआई कुछ कहेंगे। यही अदालत का माहौल था कि रिपोर्टर्स जो हैं, क्योंकि पाबंदी भी है टीवी पे, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स प्रेस रूम आके फिर वो सुन रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बानी पीटीआई से खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मिस्टर खान आप खुद दलाइल देंगे, आपके वकील आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बानी पीटीआई की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई। एक तो उन इंपॉर्टेंट बातों में सबसे अहम बात 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी के ये जो इंतखाबात हैं ये कौम के हक पे डाका, बहुत बड़ा डाका डाला गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रोका कि हमारे सामने तो नैब तरमीम का केस है, आप इसके हवाले से बात करें। बानी पीटीआई ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा कि आपके सामने 2 ऐसी दरखास्तें जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, वो ज़ेर इल्तवा हैं। साथ बानी पीटीआई की जानिब से ये भी कहा गया कि आप इस केस में कह रहे हैं कि इस केस में जो है वो मुझे तैयारी का मौका दिया जाए, मुझे वकीलों से मिलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने 1 विंडो ऑपरेशन की खैर बात की उस टाइम और कहा कि जो है मुझे बुकला से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा, सब कुछ कंट्रोल है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया और उन्हें कहा कि
हम आपको हिदायत करते हैं कि इनको मवाद भी दें, इनको वकला से मिलने का मौका भी दें ताकि ये केस प्रिपेयर कर सकें। फिर जो ख्वाजा हारिस साहब है उनसे पूछा गया कि आप कितना टाइम लेंगे दलाइल देने में, तो वो उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 घंटे में दलाइल में अपने कंक्लूड करूंगा। अब होगा ये कि बानी पीटीआई को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन बानी पीटीआई जो है वो ऑलरेडी अपनी जो गुजारिशात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अर्ज कर चुके हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था कि बानी पीटीआई क्या कहेंगे। वो यही कहेंगे कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनकी पार्टी के हवाले से सही फैसले नहीं हुए। वो ऑलरेडी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कह चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस पर कोई खास अटेंशन नहीं दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सामने जो मुकदमा है आप उसकी बात करें, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से फिर कहा गया कि मुझे वकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये समाअत तकरीबन 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि अवेलेबल जो डेट होगी हम उस पर इस केस को लगाएंगे। जो बानी पीटीआई थे आज भी भरपूर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, आके वो अपने पर्टिकुलर जो स्टाइल होता है वो उसमें बैठ गए। मखदूम अली खान साहब की जानिब से दलाइल दिए गए। आज इंटरेस्टिंगली जो हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया क्लासेस साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो हुकूमत पहले ये चीज डिफेंड करी थी कि 90 दिन का रिमांड जो किया था उसको 15 दिन के रिमांड पे ले आए थे, लेकिन फिर ऑर्डिनेंस के जरिए उस 15 दिन के रिमांड को जब 40 दिन का कर दिया गया तो जजेस की जानिब से सवालात उठाए गए। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस चीज की निशानदही की कि एक ऑर्डिनेंस आया है और हमने अखबार में पढ़ा है, उस ऑर्डिनेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर उनको रिसर्चर ने जब वो निकाल के दिया कि ये ऑर्डिनेंस आया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अतहर मिनल्लाह साहब तो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस में तो जो आप 15 दिन की आपके अपना ही कहना था कि 15 दिन का रिमांड होना चाहिए, उसको आप 40 दिन पे ले गए। और बानी क्या ये सिर्फ आपके मुखालिफिन की वजह से लेके गए कि मुखालिफिन आपके उन पर मुकदमात बनाए गए? फिर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं वो कहते हैं कि हमारी ये बड़ी बदनसीबी है कि जब एक साइड के लोग दूसरी साइड पे आते हैं तो वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ ही केसेस बनाते हैं और नैब को इस्तेमाल किया जाता है। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से आज की समाअत में अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो काली भेड़ों के हवाले उस पे आते हैं कंबर, जस्टिस जमाल उस पे आते हैं, उस पे बात करते हैं। पहले खान साहब वाला देख लें, तो ये कितने घंटे तक प्रोसीडिंग रही है सर ये खान साहब वाले केस की? सर ये 11:30 बजे केस शुरू हुआ था और तकरीबन ऑलमोस्ट 2:45 पे ये केस एंड हो गया और बीच में 1 घंटा हम ये कह सकते हैं कि जो है वो जजेस ने मुशावरत कर लिया था। और खान साहब इस दौरान में वो इस पे अवेलेबल रहे वीडियो लिंक पे? जी, खान साहब वीडियो लिंक पे अवेलेबल रहे, खान साहब सुन रहे थे। जिस तरह पिछली समाअत से उनको खामोशी से सुनने का मौका दिया गया था, इस समाअत पे भी वो खामोशी आपने बैठे सुन रहे थे जब तक अपने शुरू में कहा आपने अपने इसके स्टार्ट में आपने कहा कि खान साहब ने कहा था कि मेरा मैच पड़ने वाला है सुप्रीम कोर्ट के साथ या सुप्रीम कोर्ट में। तो खान साहब हर केस को एज ए क्रिकेटर के तौर पर, मैच के तौर पर वो देखते हैं, क्योंकि जब मैच पढ़ने की बात होती है तो मतलब है हमारे यहाँ तो थोड़ा सा इसमें एक अग्रेसिव टोन आ जाती है, मुकाबला आ जाता है, लड़ाई झगड़ा आ जाता होता है। सो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आप जो सुप्रीम कोर्ट के इतने अरसे से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब खान साहब ये कहते हैं कि मेरा मैच पढ़ने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे आप? सर वो खान साहब ने पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट दी थी वो ये कह रहे थे कि 30 को मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बेसिकली मेरी इंटरप्रिटेशन इसमें ये है कि खान साहब अपने वर्कर्स को चूंकि गरमाने के लिए, उनको मुतहर्रिक रखने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी 30 तारीख को मेरा मैच है और उसमें मैं परफॉर्म करूंगा, यानी मैं खुद दलाइल दूंगा। और दलाइल हम सबको पता है कि उससे पॉलिटिकल माइलेज जो ड्राइव की जा रही है खान साहब की, क्योंकि सबको मालूम है कि नैब तरमीम केस बड़ा टैक्टिकल केस है। इवन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े चोटी के लॉयर्स एंगेज किए हुए हैं, ख्वाजा हारिस, मखदूम अली खान, ये 2 बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े आपने कहा कि अपने फॉलोअर्स को, अपने यूथ को थोड़ा सा गरमाने के लिए, पैशन उनको देने के लिए, जुनून पैदा करने के लिए खान साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और अब तक देते हैं। तो आपको लगता है कि इसका जो आगे जजेस बैठे होते हैं कुछ उन पे इसका इम्पैक्ट होता है कि खान साहब हमसे मैच खेलने आ रहे हैं या एक लीगल एक इश्यूज हैं तो उस पर डिबेट करने आ रहे हैं? डू यू थिंक कि इसका कोई बेंच पे असर होता है? क्योंकि बेंच आपको पता बड़ा सेंसिटिव है, वो कहते भी हैं जी हम ट्विटर भी देखते हैं, हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, हम यहाँ पे खबरें भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। सो खान साहब की ये स्ट्रेटजी हो सकता है वर्कर में तो बड़ी पॉपुलर हो, वो ठीक होगी, तो लेकिन ये बेंच की तरफ से आप इसको कैसे देखते हैं, स्पेशली जब काजी साहब और उनका मैं इसको
क्लासेस आप बड़ा आसान करके बता देता हूँ। ये बेंच पे असर इस हद तक होता है कि बेंच की जानिब से रिमार्क्स आ जाते हैं, वो हमारी खबरें बन जाती हैं। लेकिन अगर आप इसको करेंगे बेंच इसका जो है कानूनी कोई असर लेगा या फिर आपको खबर का है, बात ठीक हो गया, समझ आ गई। मतलब हमें तो खबर चाहिए भाई साहब, आपस में लड़े, मैच खेलें, महाभारत लड़ें, जो भी करें, हमें खबर चाहिए भाई। दैट्स व्हाट वी नीड। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी जैसे पिछली समाअत पे कहा था कि सब जो है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि तमाम लोग अवेलेबल हैं, ये समाअत अगले हफ्ते में इस दिन रख दी जाए, तो उस पर वकील अभी हाँ कर रहे थे, तो जस्टिस अतर मिनल्लाह कहते हैं कि कोई हो ना हो, बानी पीटीआई तो इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहे, जेल के अंदर ही है। तो तमाम अदालत में कहका लगा। तो इस तरह के रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस या जस्टिस अतर मिनल्लाह या उन लोगों को देने में आसानी होती है, कानूनी तौर पर कोई। कंबर, आज आपने बताया कि खान साहब ने कुछ थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे बात की, 2-3 बड़ी अहम बातें की। एक तो जैसे 8 फरवरी की बात की, उन्होंने बताया हमारी पटिशंस आपके सामने पड़े, उनको लगाया। और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात की कर्नल साहब की, कर्नल साहब हैज बिकम ए पेन इन द नेक, को उसकी तफसील बताई खान साहब ने, हुज दिस कर्नल, और वो क्या करता है वो खान साहब को, जिस पे उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि माजी में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आए थे, वो भी जेल के हवाले से उनकी अपनी शिकायतें होती थी 12 अक्टूबर के बाद। इससे पहले हमने देखा भुट्टो साहब आए थे, तो उनकी होती थी। इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा वो आए हैं, तो वो जेल के किसी कर्नल के हवाले से बात करें, तो उसकी उन्होंने तफसील बताई या चीफ जस्टिस साहब ने। और उन्होंने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ये पॉलिटिक्स पे, ये जेल पे, कर्नल साहब पे बात नहीं हो सकती, सिर्फ टेक्निकल इशूज़ पे रहे। कोई उन्होंने डिटेल बताई कि हु इज़ दिस कर्नल? क्लासेस साहब, आपके प्रोग्राम में बात करने का एक इस वजह से मजा भी आता है कि आप जो है वो पूरी चीज डिटेल खोल के कहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोगों को भी मौका मिल जाता है कि हम खुलकर फिर बात करें। सर, मैंने वन विंडो ऑपरेशन की बात, यू आर माय फेवरेट, माय ऑल टाइम फेवरेट। मैंने जब भी हमने कोई अदलिया पे, पता है आपको, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यू आर सो वंडरफुल रिपोर्टर, आई एम रियली योर फैन। असल में मैंने जो वन विंडो ऑपरेशन की बात की थी, वो मैंने इशारतन की थी। असल में खान साहब की जो स्टेटमेंट थी वो ये था कि वन विंडो ऑपरेशन बेसिकली इज रन बाय द कर्नल, और वो कर्नल उनको इजाजत नहीं दे रहा वकला से मुलाकातों की, और वकला उनके साथ मवाद शेयर करें, वकील मुलाकातें करें, तवील मुलाकातें हुई। इमरान खान साहब के अपने जानने वाले 1-2 वकील आए और वो उनसे मुलाकातें। तो उन्होंने ये बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने शिकायत की कि जेल का सारा निजाम तो ये कर्नल साहब चला रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, कर्नल साहब कौन से हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो क्यों चला रहे हैं या क्या है, तो वो डिटेल कोई शेयर नहीं की। अलबत्ता मीडिया ने इसको सही तरह से उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। उनकी जानिब से जो एक पर्टिकुलर टर्म यूज की गई थी, उन्होंने कहा कि ये वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है, यानी तमाम जो है जेल की चीजें लुक आफ्टर कर रहा है वो एक कर्नल है। फिर साथ उन्होंने ये कहा कि उन्हीं की वजह से, मतलब आप ये इंप्रेशन गैदर कर सकते हैं कि उन्हीं की वजह से खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और उन्होंने कैद तन्हाई का जिक्र ये जो किया, बड़ा स्ट्रेसफुल, बड़ा स्ट्रेस दे के इस बात पे किया कि उनको तो कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनको वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही जो आमतौर पर कैदियों को दी जाती। अच्छा, आपने कंबर आपने बड़ी अहम बात की। 2 चीजें हैं सर। एक तो कैद तनाई की रात भी हम बात कर रहे थे कि ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। अब उनको जनरल बैरक में तो नहीं रखा जा सकता 50-60 कैदियों के साथ, और ख़ुद भी वो पसंद नहीं करेंगे। एक लंबी सी बैरक है, 50 लोगों के बेड लगे हुए हैं, तो खान साहब को भी बेड लगा हुआ है। डेफिनेटली वो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरह की कंपनी चाह रहे हैं वहाँ पर, जिससे उनको लगे कि ही इज़ नॉट इन आइसोलेशन, नंबर 1। दूसरा, खान साहब शिकायतें कर रहे हैं जी मुझे जेल में सहूलतें नहीं हैं, और उधर से हुकूमत जो है वो कहती है जी खान साहब तो वहाँ पर रॉयल किस्म की, उनको रॉयल्टी की तरह फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। ऐसी फैसिलिटी तो मिले तो पूरे पाकिस्तान का 25 करोड़ आवाम जो है वो जेल जाने को तैयार है। कुकड़ मिल रहे हैं, मटन मिल रहा है, देसी घी मिल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, एक्सरसाइज हो रही है, 5-6 कमरे मिले हुए हैं। और खान साहब जिससे चाहे मिल रहे हैं, 1000 से ज़्यादा मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं। तो अब समझते हैं कि हुकूमती तनकीद आने के बाद खान साहब ने अब ये थोड़ा सा स्टांस लिया है कि शिकायत कीजिए, ताकि ये जो यहाँ पे हुकूमत शुरू हो गई है कि खान साहब को लाडली की तरह रखा हुआ है और उनकी कैद देखें, वो तो कैद ही नहीं है, वो तो लगता है बनी गाला रह रहे हैं। तो ये तो अगेन उसकी उनकी कंप्लेंट से कोई ये शिकायत उन्होंने जो की है, तो जो हुकूमत उनके खिलाफ बातें कर रही है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है, या अदरवाइज वाकई जेन्युइनली ये प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको? सर, जिस तरह से वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे और जिस तरह से हमारी कुछ पीटीआई के लोगों से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं जेन्युइनली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। खान साहब बिल्कुल अकेले हैं, और वो जो फैसिलिटीज़ और जो हुकूमत बयानाने की कोशिश करी है, 8 जेलों पे मुहित जो है एक जेल है जिसमें खान साहब बड़े देसी मुर्ग
एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ उनको जो है वो अपील भी कर रहे हैं कि साथ एयर कंडीशन भी लगा दो। जेल इतनी आसान नहीं होती और जिस तरह के हालात राइट नाउ चल रहे हैं, जिस तरह की जंग हम एक अरूज पे देख रहे हैं, पॉसिबल दिमाग भी नहीं आमतौर पे मानता कि उस लेवल का लेविशनेस उनको उस जेल में मिली भी होगी। अच्छा, लेकिन जेल से लास्टली ये जेल से लेकिन वो इंटरव्यूज तो दे रहे हैं, जो मेहदी हसन का आया है उसका इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने कि हमने खान साहब को सवालात भेजे थे और खान साहब ने बैठ के हमें जवाबात दिए हैं। तो फिर तो, और दूसरा हुकूमत कहती है खान साहब तो बैठ के सारी वहाँ से अपनी पार्टी भी चला रहे हैं, पूरा प्रेस भी चलाते हैं, पूरा सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, दुनिया भर के ये जो आपके मीडिया आउटलेट्स हैं उनको आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो खान साहब तो अपनी मर्जी से जिससे चाहे मिलते हैं और अब तक 1000 से ज़्यादा मीटिंग्स कर चुके हैं। तो मतलब मुझे नहीं समझ आई, बिट कन्फ्यूज़। खान साहब कहते हैं जी मुझे यहाँ पे एक कर्नल साहब ने वो किया हुआ है, मेरे लिए प्रॉब्लम पे अब पैदा किया हुआ है। हुकूमत कहते हैं खान साहब तो बाजू बनी गाला से भी ज़्यादा मज़े में रह रहे हैं। आपकी क्या रीडिंग है? एक क्विक आंसर सर। सर मेरी रीडिंग ये है कि जिस मज़े की हुकूमत बात कर रही है वैसी बात इतनी सच नहीं है, लेकिन जो खान साहब बात कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाता, ऐसा भी नहीं है, मुलाकातें हो रही हैं। तो बात कहीं दरमियान में बीच में लाई करती है कि खान साहब असल में जो लोग जाते हैं हर बंदे की कोशिश होती है मैं खान साहब से मिलूं। अब कुछ के कोर्ट्स ऑर्डर आते हैं तो सुप्रिटेंडेंट जेल उनका इनकार भी कर देते हैं। तो जो लोग जाते हैं वो शिकायत करते हैं कि हम तो मिलना चाह रहे थे, हमें मिलने नहीं दिया गया, रोका जा रहा है। तो वो भी एक इम्प्रेशन खान साहब के पास है कि जितने लोग उनसे चाह रहे हैं मिलना राइट नाउ जेल के अंदर, उतनों को इजाजत नहीं दी जा रही, उतनों को आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि खान साहब से लोग मिलते हैं। बैरिस्टर गौहर से जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकातें होती हैं, और खान साहब अगर बिल्कुल ये कहते हैं कि बिल्कुल मुलाकातें नहीं है तो मेरा ख्याल से ये नहीं ठीक बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंबर, आप हमें डिटेल से जो आज की प्रोसीडिंग थी उसका अहवाल बता रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे कामरान यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार है। उनसे बात करेंगे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2 दिन ये जारी रही और इसके बाद का जो एलामिया आया है वो काफ़ी सख्त किस्म का एलामिया है। 9 मई के हवाले से उसमें फैसला कुन बातें की गई हैं, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। कामरान के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये जो 2 दिन की अहम तरीन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, एक तवील तरीन ये कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो इसका एलामिया आया है काफ़ी सख्त एलामिया है, ज़रा बताएंगे, रोशनी डालेंगे किस किस्म का एलामिया है ये? देखें, जो एलामिया है उसमें मुख्तलिफ बातें की गई हैं। ज़ाहिर है कि जो मुल्क की दाखिली सूरत हाल है उस पर भी डिस्कशन की गई है, जो एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं पाकिस्तान को दरपेश उस पर भी बात की गई है। बट ऑफ कोर्स जो मेन हाईलाइट है और वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, आई थिंक अगर आप देखें कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती रही है उसमें खास करके 9 मई के वाकयात का जिक्र है और जो लोग भी उसमें मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा देने के हवाले से जो फौज की तरफ से मुसलसल बयान सामने आता रहा है। तो इस फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी उसको रीइटरेट किया गया है। फिर जो एक नई इस्तिलाह जो हमने पहले भी देखा, कुछ अर्सा पहले इस्तेमाल करना शुरू किया ISPR में अपने बयानात में, डिजिटल टेररिज्म की, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए जो पाकिस्तानी फौज के मुताबिक जिस तरीके से फेक न्यूज और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और रियासत और अवाम के दरमियान और रियासती इदारों और अवाम के दरमियान एक आप कह सकते हैं कि डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके हवाले से भी उसका तस्करा किया गया है। तो क्लियरली आई थिंक अगर आप मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें, एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की अगर जो महाज़ाराई है उसको देखें, तो बहुत से लोग शायद ये भी बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कोई बातचीत का रास्ता निकल आए, मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जाए। लेकिन आई थिंक इफ आई लुक एट इट, क्लियरली शो करता है कि जो ये बयान है ISPR की तरफ से सामने आया है, इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि जो अस्करी क़यादत है उसके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है, वो 9 मई के वाक़यात हों या फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ हो।
अच्छा कामरान, ये बताएगा कि ये जो तमाम तर ये इसमें नुकात है, हमने जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो होती है उसका भी एलामिया जब आता है तो इसी तरह एक तकरार हम देख रहे हैं 9 मई के मुल्जिमान को इंसाफ के तकाज़ों के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए, ये बार बार बात कही जा रही है। बट ये जो ट्विटर वाला एक मामला है, जो ट्विटर हैंडल है बानी पीटीआई का, उससे जो वीडियो अपलोड हुई है उसके बाद से ये एक केओस जो है वो कुछ ज्यादा, क्योंकि इसके ऊपर तनकीद की जा रही है, बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि वन ऑफ द रिएक्शंस है जो इस तरह की बातें की गई हैं इस एलामिया में? आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है, फेक न्यूज की बात हो रही है, या कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है कि इदारों को कमजोर करना, रियासती इदारों को और अवाम को आपस में लड़ाना, एक कोशिश जो है उसका क्लियरली जो रेफरेंस है वो वही जो तहरीक इंसाफ और खास करके जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जिस तरह के हालिया दिनों के अंदर हमने बयानात देखे, खास करके मौजूदा सूरत हाल का मवाजना 1971 के हालात से करना, और मुख्तलिफ जो उनके बाकी सपोर्टर्स है खास करके जो बैरून मुल्क मुकीम है, एक टारगेटेड जो कैंपेन वो चला रहे हैं और अस्करी क़यादत को निशाना बना रहे हैं, तो क्लियरली आई थिंक इसमें कोई इबाम नहीं है कि इस स्टेटमेंट के अंदर ISPR की जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जारी की गई है उसका क्लियरली जो टारगेट है वो तहरीक इंसाफ और जो उनका सोशल मीडिया है, जिस तरीके से वो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, उन्हीं को एक मैसेज भी देना है और क्लियरली करना है कि वो इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अच्छा कामरान, बहुत शुक्रिया आपका सर। ये आपने, मेरा ख्याल है कि पहली और आखिरी दफ़ा हम नहीं कर रहे कि कमांडर्स मीटिंग हुई हो और 9 मई के हवाले से इस तरह प्रेस नोट आया हो और हमने आपसे रिक्वेस्ट ना की हो कि आप आएँ और इस पे कमेंट करें। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई हम 5वीं-6वीं दफ़ा जो कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ये तो पुरानी सी प्रेस रिलीज लगती है, कोई नया कोई इसमें कोई नज़र आता है? एवरी टाइम वहाँ पे खान साहब एक आर्टिकल लिखते हैं इकोनॉमिस्ट में, उसके बाद पूरी दुनिया में धुआंधार किस्म की उस पर वो बातें शुरू होती हैं, तो कमांडर्स की मीटिंग होती है, फिर वो टेलीग्राफ में कुछ अरसे बाद लिखते हैं, फिर वहाँ पर बहुत सारे सख्त चीज़ें वो लिख देते हैं, फिर कमांडर्स मीटिंग होती है। सर अभी आपने कल परसों देखा वो मेहदी हसन साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा इंतहाई एक उन्होंने इंटरव्यू कर डाला, फिर कमांडर्स मीटिंग हो, तो आप समझते नहीं है कि वही पुरानी बातें, पुरानी सारी चीज़ें और कोई नई, मतलब कुछ करने में जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो उनके दिल में है या जो कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और खान साहब उनसे इस मामले में लीड ले गए हैं कि वो फाइट भी कर रहे हैं, डिफाई भी कर रहे हैं, और उनकी टीमें हूँ, वो खुद हूँ, जेल में बैठ के इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, और स्टिल ही इज़ इन द, क्या कहना चाहिए, टॉप सीट। बिल्कुल, आई थिंक इस जो ISPR का बयान जारी हुआ है उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो पहले कहीं ना की गई हो। 9 मई के वाकयात के हवाले से पहले भी जो फौज की क़यादत है वो कई मरतबा कह चुकी है कि तमाम जो लोग उस पर मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाएगी, इस वाक़े को भूला नहीं जाएगा। डिजिटल टेररिज्म की पहले बात की गई है। अब थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि आपको पता है कि आज जो मीटिंग थी ये फॉर्मेशन कमांडर्स की थी, और जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं ये एक बड़ा फोरम है, इसमें तमाम कोर कमांडर्स, जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, बाकी जो तमाम सीनियर क़यादत है वो इसमें मौजूद होती है, और ये आम तौर पर साल में 2 दफ़ा इजलास होता है। तो आई थिंक उस फोरम से, चूंकि एक बड़ा फोरम है, तो आप कह सकते हैं कि जो पूरी फौज की क़यादत है उसकी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। तो अपेरेंटली लग ये रहा है कि आई थिंक जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी शायद एक उस एंड पर पहुंच गई है कि आगे आप करना क्या है, क्यों ऑब्वियसली इमरान खान ऑलरेडी जेल में है। 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस थे, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया भी गया था, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके फौजी अदालतों में मुकदमात चल भी रहे थे, कुछ चले भी, लेकिन फिर वो मामला ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो मुझे बज़ाहिर लगता है कि शायद अब जो हमारी अस्करी क़यादत है वो इंसाफ के लिए अदालतों की तरफ देख रही है। जब वो कहते हैं कि जी इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, तो शायद वो अदालतों से कुछ ऐसे फैसले चाहते हैं ताकि ये राह। आपको लग रहा है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम खुद को बेबस फील कर रही है इन द फेस ऑफ इमरान खान? वो उनसे ज़्यादा वो लार्जर दैन लाइफ, लार्जर दैन स्टेट एंड लार्जर दैन इंस्टीट्यूशंस के लोगों को लगता है कि जनाब वन मैन आर्मी, मतलब है मैवरिक हु इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द होल एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट उनके मुकाबले में बस है, क्योंकि प्रेस रिलीजेज जो आ रहे हैं तो आपने, मैंने कहा 1 साल से आ रहे हैं, अब तक कोई बहुत बड़ी वो खान साहब में डेंट डालने में नाकाम रहे हैं अब तक। देखिए, इसको देखने के 2 अंदाज हैं। अगर आप प्राइवेटली बात करें जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग हैं,
तो वहां से तो ये तासुर नहीं मिलता। दे सीम वेरी रिलैक्स। वो कहते हैं जी कि हमें तो कोई उस तरह का देखें, हमने क्या देखना है, हमने मुल्क को देखना है, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या एक सियासी जमात या वो क्या बातें कर रहे हैं। जो हम अपने एजेंडे पे जो हमने काम करना है हम उस पे काम कर रहे हैं, वो है मुल्क के मफादात को, पाकिस्तान की मईशत को कैसे रिवाइव करना है, बाकी जो मामलात हैं। तो एटलीस्ट प्राइवेटली तो ऐसा कोई भी आपको तासुर नहीं देते और ना ही पब्लिकली आई थिंक ऐसा तासुर देते हैं। लेकिन अगर आप डिस्पैशनेटली होकर जायजा लें तो क्लियरली आई थिंक लगता ही है कि एक डेड एंड है कि आप एक तरफ कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है 9 मई के वाकयात के, इन्होंने वो काम किया जो शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने ना किया हो या किसी और सियासी जमात ने नहीं किया, बट देन एट द सेम टाइम बयानात की हद तक तो वो कहते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड केस। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब माजी में हमने देखा, अगर उनका पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें, जैसे आपने अभी कहा भाई खान साहब गिरफ्तार हो गए, 4-5 केसेस बन गए बड़े सारे, उनको 30-35 साल सजाएं हो गई, बुशरा साहबा को भी है, उनको भी सजाएं होंगी। अभी इद्दत का केस था कल परसों, उसकी आ रही थी कि शायद वो बरी हो जाते, वो भी डेफर करा लिया। उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ फोड़ दी, उनसे निशान वापस ले लिया, उनसे चेयरमैनशिप वापस ले ली, बंदे उनके तितर बितर हो गए, सुन्नी काउंसिल में शामिल हो गए। 8 फरवरी का इलेक्शन था, वो हरा दिया गया या हार गए, जो कुछ भी हुआ तो ठीक है जी, हमें क्या, खान साहब बाकी जो करते हैं करते रहे। सो हमारा गोल तो यही था कि खान साहब को अंदर रखा गया। सो व्हाट नेक्स्ट? बस इसी तरीके का स्टेटस को रहेगा कि खान साहब आर्टिकल लिखते रहेंगे, इंटरव्यूज देते रहेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो शीडियो चलती रहेगी, ट्रेंड चलते रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी इसी तरीके से हर 15 दिन बाद प्रेस रिलीज देती रहेगी। सो ये आपको लग रहा है फ्यूचर आने वाला सर, स्टेटस को रहेगा इसी तरीके से दोनों साइड से? देखें, इस वक्त एक स्ट्रेटजी देखते हैं कि स्ट्रेटजी है क्या। आपको पता है कि इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है क्या? वो बेशक लेटेस्ट उनका इंटरव्यू हो या उनका 1971 के हवाले से वो ट्वीट हो, आई थिंक अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो इमरान खान साहब क्लियरली एक फ्रंटल अटैक करके फौज की क़यादत के ऊपर और सिंगल आउट करके जो मिलिट्री क़यादत है, उनका अल्टीमेट मकसद क्या है कि फौज को, उनकी क़यादत को इतना दबाव में डाला जाए कि वो उनसे आकर के मुज़ाकरात करें। ये ऑब्जेक्टिव है इमरान खान साहब का। क्या दूसरी साइड जो है वो ये करना चाहती है, जो अभी तक की सूरत हाल है, आई थिंक जो फौज की क़यादत है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ही इज नॉट टेकिंग द बेट, ना ही वो इस चीज से वो डिटर हो रहे हैं, तो इसीलिए एक डेडलॉक है। तो अभी तक आई थिंक अगर आप वो साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर होती है ना, कि इमरान खान साहब अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बड़ी क्लियर पोजीशन है कि इनके साथ बातचीत हमने नहीं की। अच्छा, दूसरी हम अपने तरीके से कामरान इधर आते हैं, सिविलियन साइड पे आते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि जो हीट है वो एस्टेब्लिशमेंट तो फील कर ही रही है कि खान साहब के बयानात, इंटरव्यूज़, उनके मतलब वीडियोस, उनके ट्वीट्स, वो हीट हमें नज़र आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट फील कर रही है, ये फील कर रही है। दूसरी साइड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी अपना वो टेम्पर लूज़ किया उन्होंने जुडिशरी पे, और बड़े सख्त, पहली दफ़ा हमने सुना है कि जुडिशरी के अंदर काली भेड़ें हैं। ये तो कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो नहीं माजी में कोई याद आता, वो ठीक है तनकीद करते रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह उन्होंने सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं कि जुडिशरी में काली भेड़ें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है। सो आप समझते हैं कि वहाँ पर फैसल वाटा साहब, इधर से ये प्राइम मिनिस्टर साहब एक नया एक जुडिशरी के खिलाफ जा रहे हैं, जुडिशरी रिएक्ट करके वो खान साहब को वो रिलीव कर दे रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं सर यहाँ पे? आई थिंक उसके अंदर आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जो एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की एक लड़ाई है, और उसमें खदशा अब ये जो सारा एक्चुअली प्लान, अगर आप देखें कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था, और जो इमरान खान की मुखालफ जमाती थी उनका भी ये ख्याल था कि इमरान खान तो जेल में, एक गवर्नमेंट बन जाएगी तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंसिडरेबल टाइम के लिए आ जाएगी और मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 8 फरवरी के बाद भी मामलात सेटल डाउन नहीं हुए, वन आफ्टर दी अदर। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिख दिया, फिर इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो उससे आई थिंक जो क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है और जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनके इंटरेस्ट आपस में ऑब्वियसली एक हैं, और अगर एस्टेब्लिशमेंट को कहीं सेटबैक होता है तो नेचुरली उसका जो इम्पैक्ट है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और जो मौजूदा लोग गवर्नमेंट में उन पर आएगा। तो इसलिए उनको लगता है कि शायद ये जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी के अंदर कुछ जो जजेस हैं, मे भी शायद ये फैन क्लब है और ये किसी तरीके से रिलीफ देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, और अगर इस तरीके से रिलीफ दे करके वो अगेन मुल्क के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, तो शायद उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। लास्टली ये इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने इन्होंने
इनको बुली किया है, इनको जुडिशरी को इनवाइट किया है, डेयर किया है कि जी मुझे बुलाकर दिखाएं, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। तो उन्हें पता है कि मुझे नहीं बुलाया जाएगा, मुझे कोई सम्मान नहीं करेगा। माजी में तो हमने देखा है कि बड़े प्राइम मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, या वो समझते हैं कि नहीं दिस इज़ मतलब ये टाइम है कि इस वक्त जुडिशरी पे वो अटैक करें। उधर से फैसल वाटर साहब ने भी किया, या एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि तो उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आप भी ज़रा थोड़ा सा कोई ज़रा हीट दें। आप इसको कैसे देखते हैं सर? और प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा सकता है सर इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट में? आई थिंक बुलाया तो जा सकता है। आज भी इस पर आई थिंक जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने एक कमेंट भी किया था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इमीडिएटली सिर्फ इसके ऊपर उनको बुलाएंगे। लगता यही है कि आई थिंक मैसेज आई थिंक जुडिशरी को एक कन्वे करना है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। शायद गवर्नमेंट को लगता है, एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है तो इवेंचुअली वो जेल से बाहर आ जाएंगे, और अगर बाहर आएंगे तो जाहिर है उनकी मुश्किलात पड़ेंगी। ये बताइए, मतलब है कि ये 50 रुपए के एफिडेविट पे ये नवाज शरीफ साहब को अगर जमानत दी जा सकती है, और गारंटर भी शहबाज शरीफ साहब हूँ, 50 रुपए के एफिडेविट पे कि मैं इनको वापस लाऊंगा, वो वापस भी ना आए और 50 रुपए पे उनको मतलब जमानत भी मिल जाए, तो वो रिलीफ नहीं होता? आपका ख्याल है ये रिलीफ इनको बड़ा लगता है इमरान खान साहब वाला सर? वो और इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वही है ना, मैं इसको एक छोटी सी बात में कंक्लूड करता हूँ कि जिस दिन हमारी जमातें जो हैं उन बातों पर अमल दरामद करना शुरू कर दें, या उनका नुक्ता नजर वही हो जब जो उनका ऑपोजिशन में होता है और जब वो गवर्नमेंट में आए तो सेम हो, तो फिर पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आई थिंक ये तहरीक इंसाफ ये तो फिर ना कराने वाली बात, देखें ये असूलों की बात आपको जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तभी नजर आती है, जब ये हुकूमतों में आते हैं वो PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, मतलब ना ही समझिए, फिर तो ना ही समझिए पाकिस्तान ठीक हो जाए वाले जो बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान। क्लास साहब क्विकली ये पूछूंगी मैं आपसे, जो आपने सवाल कामरान से पूछा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं और अब क्या होगा? इस पूरे मामले को किस तरह वाइंड अप होता देखते? दोनों साइड्स मुतमईन बैठे हैं ना। वो जैसे मैंने कहा, जो उन्होंने 101 चीज़ें बताई कि खान साहब जेल में, पार्टी तोड़ फोड़ दी है, उनका मतलब बल्ला किया तो पार्टी गई, लोग गए, खवातीन की सीटें गई, वो टारगेट उस पर जा रहे हैं कि जो उनके मतलब 1 2 3 ये फौज के अपने होते हैं ना, एक चेक लिस्ट है। यस, दैट्स अ प्रॉपर वर्ड, चेक लिस्ट है कि 10 काम करने हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फलान हो गया। आखिरी ये कि खान को जेल से बाहर नहीं आने देना। अच्छा, बेगम साहबा भी साथ हो गई हैं, इद्दत वाला केस था उसमें उनको भी सजा दिलवाई हो। लास्ट ये था कि हम फैसला नहीं होने देंगे ताकि वो उनके स्पाउस जो है वो ना वो मज़े से बैठे जी, हमें कोई मसला नहीं, वो मटन खाएं, कढ़ाइयाँ खाएं, देसी घी खाएं, वहाँ पे वो चाँपें खाएं, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो खाते रहे, मिलते रहे लोगों को, फेयर इनफ। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी किसी गुफ्तगू में कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आप हटा देते हो, नवाज शरीफ साहब हूँ या वो इमरान खान साहब या कोई भी हो, इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। आम आदमी नहीं समझेगा। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल कि यकदम आसमान से मतलब तख्त से आप नीचे आ जाते हैं, ये कोई आम बात नहीं होती। सो इतना ही काफ़ी होता है कि किसी को आप, अच्छा बाकी छोड़ो, मैं तो इसमें होगा आप उनको बनी गाला बिठा दें तो खान साहब को ये शिकायतें होंगे जो अभी आप इनको जमान पार्क बिठा दें। ये इंसान का आता है नफसियाती तौर पर होते का, बाहर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, एक आइसोलेशन है, सोशल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी। आप तो मजमू को खिताब करने वाले लोग हैं, आपको तो रोजाना यहाँ पे हजारों लाखों का मजमा चाहिए, तकरीरें चाहिए। सोशल मीडिया पे खान साहब बैठे होते थे और डेली वो बात करते, अब आपको वो भी सहूलत नहीं। सो वो ये समझते, फौज समझते हमने ये ले लिया। खान साहब कहते नहीं भाई, मैं तो रोजाना की बुनियादों पर कोई नई कोई चीज करूंगा, बुली करूंगा, अटैक करूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, इंटरव्यूज दूंगा, मैं फिर मैं रेलिवेंट रहूंगा और टॉपिक मैं ही रहूंगा। और लगता है अगले 5 साल टॉपिक खान साहब ही रहेंगे। आप और मैं 5 साल बाद भी यही बैठ के टॉपिक जो है ना यही कर रहे होंगे। अब व्हाट नेक्स्ट, अब खान साहब क्या करेंगे और फौज क्या करेगी, ये हम डिस्कस कर रहे होंगे और यही उनका ऑब्जेक्टिव है। क्लास साहब इसके मजीद बात करेंगे। इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।